और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर के हवाले से। नाज़रीन, डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 199 रुपए पर पहुंच गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है कि डॉलर एकदम तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है? जी, जब से निगरा सेटअप आया उसके बाद ऊपर पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। साथ ही बरामदे बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी है, उसके ऊपर जो है रुपए पर शदीद प्रेशर है। और आज एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 1.57 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में तमाम रिकॉर्ड जो है साबिक वो तोड़ दिए। इंटरबैंक अमरीकी डॉलर तारीख में पहली बार 299 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इससे पहले 11 मई 2023 को इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपए 93 की बुलंद सतह कायम की थी। और यहाँ माहिरीन कंसर्न शो करें कि सिर्फ 10 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपए महंगा हो चुका है। और डॉलर 10.5 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैटिंग कर्ज के बोझ में 1300 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इंटरबैंक के बाद देखा जाए ओपन मार्केट में भी आज डॉलर जो है 2 रुपए महंगा हो गया, 4 रुपए से बढ़कर 6 रुपए पर पहुंच गया। और ओपन मार्केट में जो पहले कंसर्न देखा गया था ओपन मार्केट की बुलंद तरीन सतह 310 रुपए लगता है ऐसी है कि डॉलर जो है 310 रुपए भी जो ओपन मार्केट है वो ब्रेक कर देगा। साथ ही देखा जाए यूरो भी 3.5 रुपए महंगा होकर 335 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया है। पाकिस्तानी पाउंड भी 4 रुपए महंगा होकर 393 रुपए 50 पैसे पे पहुंच गया है। और इमारती दिरहम 30 पैसे महंगा होकर 84 रुपए 30 पैसे का हो गया है। और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा 82 रुपए पहुंच गया है। माइनिंग कंसर्न शो कर रहे हैं जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है और डॉलर महंगा हो रहा है तो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। और ऐसा लगता है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड जो महंगाई के हैं वो भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल, बिजली और इस सारी कीमतों के बाद जब डॉलर महंगा होगा दरामदी लागत बढ़ेगी। दरामदी लागत बढ़ने से जो आपकी महंगाई की रफ्तार मजीद तेज होने का खतरा बढ़ गया है। अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हो चुका है, उसकी उड़ान बहुत ज़्यादा जारी है, गैर यकीनी सूरत हाल से हम देख रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा आप। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम देखिए जनाब, बात यह है कि इस वक्त इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर है वो तकरीबन 300 रुपए के करीब पहुंच गया है। और जो ये एक्सपेक्टेड था, कुछ हमारे एक्सचेंज कंपनीज के लोग और कुछ हमारे दूसरे हलके के लोग कहते थे कि डॉलर 250 रुपए का हो जाएगा। वो सब उनकी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन थी और स्पेकुलेशन थी, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि महंगा माल बेच दो और सस्ता खरीद लो। तो मैंने उस दौर में भी उन लोगों की मुखालफत मोहल्ले के लोग कहा था क्लियर कट कि भाई रुपए के ऊपर दबाव रहेगा और डॉलर का रेट ऊपर रहेगा। जो भी ये लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मिस पेड कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी लगता है कि रुपए पे प्रेशर रहेगा। उसकी वजह एक तो ये है कि IMF का दबाव है कि हमारी नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी हम इंपोर्ट को खोलें, और हम इंपोर्ट खोली अभी थोड़ी सी, तो ये रुपए पे ये प्रेशर बना है। और अगर हम सही तरह से डॉलर की इंपोर्ट खोल देंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि स्टेट बैंक ने बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से एसेंशियल आइटम को रोका था और नॉन एसेंशियल आइटम की इंपोर्ट जारी की थी। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत कम रह गया था। लेकिन IMF की अजीबोगरीब शर्त है कि हम उनसे कर्ज लेने 1 बिलियन डॉलर जा रहे हैं और वो 20 बिलियन डॉलर की अपनी इंपोर्ट बढ़ाएं। अजीब कॉन्फ्लिक्ट किस्म की सूरत हाल है और उनकी पॉलिसी हमारी समझ से बाहर है कि हमारे मुल्क के खिलाफ है इनकी ये पॉलिसी। दूसरी बात यह है कि हमने इस साल जो खर्चात देने हैं, जो कर्जे के मद में पैसे देने हैं, वो तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर है। उसका भी कोई अभी तक हमारे पास इंतजाम नहीं। और अब 7-8 माह के बाद हमने जब दोबारा जाना है IMF के पास, तो लगता है इससे भी मजीद कड़ी सख्त शराइत होंगी। और जो जाने वाली हुकूमत है वो निगरान हुकूमत पे एज यूजुअल काम छोड़ के चली है, जैसे कि पेट्रोल महंगा होना, डॉलर महंगा होना, और बिजली को महंगा करना, गैस को महंगा करना। मायूसी के इलाके पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर हम इसको सही तरह मैनेज कर लें तो
फॉरेन एक्सचेंज की जो इनकम है वो 60 बिलियन है, और इंपोर्ट भी हमारी 50 बिलियन डॉलर पे हम रोक सकते हैं अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर को जरा सा एक्सक्यूज करें, उनको ये कहें कि भाई आप अपनी क्वालिटी ठीक करें, प्राइस ठीक करें, तो उससे हमारे इंपोर्ट के बिल के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे, जो कि अभी तक कहीं से नजर नहीं आ रहे अखराजात कम करने हुए, क्योंकि यूएनडीपी ये कहता है कि आप 17.4 अरब डॉलर सालाना अपने इशराफिया को मराहत देते हैं। तो अगर आप उसको कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो आधा कर लें। फिर इसके साथ साथ जो आपका जीडीपी का जो 20% है आपका एग्रीकल्चर अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर जो आपके शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन 25 लाख हैं, और टैक्स देने वाले दुकानदार सिर्फ 20-22 हजार हैं। तो ये इतने बड़े बड़े एरियाज अनअटेंडेड पड़े हुए हैं। अगर आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स रेट कम करना है, अपनी ड्यूटी कम करनी है, और आईटीपी वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक लेके आना है, तो हुकूमत को सख्ती अपनानी है, हुकूमत को किफायतशारी अपनानी है। ये देखिए, अवाम पे इस वक्त बहुत बोझ है। अवाम इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है और बहुत दिलखराश बात है कि एक तो अपने आप खुदकुशी करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर अपने बच्चों को भी पहले मार के खुदकुशी करना। तो मैं ये आपके तबस्सुत से कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को, खुदा के लिए होश करें, इस आग को ये ना हो कि ये आग आपके घर तक पहुंच जाए। अगेन मैं कहूंगा कि खित्ते में सिर्फ से बुरा हाल पाकिस्तान का है, बाकी गिर्द जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे डॉलर 80, 85, 90 रुपए से ऊपर का नहीं है। अफगानिस्तान जैसा जंगज़दा मुल्क, वहां पे भी बुरा हाल नहीं है जितना हाल हमारे यहाँ है। हालांकि हम रिसोर्सफुल कंट्री है, 25 करोड़ अवाम की हमारे पास मार्केट है, जो दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी मार्केट है। तो क्या वजह है कि हम लोग ये सही काम नहीं कर पा रहे? जब हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं तो हम बेहतरीन काम करते हैं, जब हम हुकूमत में होते हैं, सियासत में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, तो हम उस इदारे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इससे यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बैड इंटेंशन और लोगों के साथ। जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बैड इंटेंशंस है और ये डॉलर की इसी वजह से उड़ान जो है ज़्यादा होती जा रही है, कुछ IMF के साथ वाहिदे ऐसे किए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि डॉलर मज़ीद इससे ज़्यादा भी महंगा हो सकता है? जी, ऐसा ही लगता है मुझको। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफा कहा है कि मुझको डॉलर और भी महंगा लगता है, रुपए पे दबाव लगता है, और मुझे स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा नहीं लगता जो मैनिपुलेट करके इतना बढ़ा दिया गया, उसमें हवा भर दी गई, उसमें भी मैनिपुलेशन है, भी ट्रेड करना लोगों, और कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जैसे आप गंदम, चीनी महंगी कर दी गई, भाई उस वो कोई इम्पोर्टेड आइटम तो नहीं है, वो तो लोकल बनती है। वहां भी माफियाज काम कर रहे हैं, और सब मिलजुल के, तो डॉलर के ऊपर भी दबाव है, और डॉलर की वजह से ही इस वक्त वजह फसाद डॉलर है, हमारे पास डॉलर नहीं है। तो डॉलर का हमको इस्तेमाल कम करना होगा, इम्पोर्ट कम जफ़र करनी पराचा साहब, होगी। मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे बताइएगा, जब डॉलर का रेट कम होता है या डॉलर नीचे जाता है तो लोग इसे ख़रीद भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर की तादाद लोगों के पास मौजूद होती है जो अपने पास रख लेते हैं, इस तरह से क्या उन्हें फ़ायदा हो सकता है? डॉलर अपने पास रख लेते हैं तो जाहिर है उनको पता है ये रेट बढ़ रहा है, तो उनको अब डॉलर से ज्यादा लोग चले गए गोल्ड की तरफ। ये जो आपके डॉलर की शॉर्टेज हुई है, श्रीलंका ने काम किया था, वही हमने एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी है। खास तौर पे नवंबर 2022 के अंदर जो हमने कवानीन चेंज किए, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट डॉलर को बेचने को तैयार नहीं है। अगर वो बेचती है तो मार्केट इतनी तेजी से डेवलप हुई है, और इतनी तेजी से पहले के कवानीन की वजह से
पे जो गवर्नमेंट कवानीन है, जी, जो पॉलिसी महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जफ़र पराचा एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि डॉलर की उड़ान अभी मज़ीद ज़्यादा होगी और ये काबू में अभी नहीं आएगा। महंगाई भी इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अशरफ खान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करें शहर कायद में गैस लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। शाह फैसल कॉलोनी पत्थर रोड पर गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो चुका है। कोरंगी, मेहरान टाउन, लियारी, बल्दिया और साइट एरिया के इलाके गैस बंदिश से मुतासिर है। गुलशन इकबाल, नासिमाबाद, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद में गैस बंदिश ने खवातीन को खाना लकड़ियों पर बनाने पर मजबूर किया है। शहरियों का इस पर कहना है कि सुबह, दोपहर और रात में गैस का इंतजार करते रहते हैं और गैस जो है वो नहीं आती। दौरानिया जो है इसका बढ़ा दिया गया है। गैर एलानिया बंदिश इस वक्त जारी है गैस की। शहर कायद में गैस लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। शाह फैसल कॉलोनी की बात करें, पत्थर रोड पर गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तवील हो चुका है। इसी तरह कोरंगी, मेहरान टाउन, लियारी, बल्दिया और साइट एरिया के इलाके भी गैस बंदिश से मुतासिर है। गुलशन इकबाल, नासिमाबाद, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद में गैस बंदिश ने खवातीन को खाना लकड़ियों पर बनाने पर मजबूर किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को किस तरह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कई इलाकों के नाम लिए। शहर कायद में अब ये जो है हालात आ चुके हैं कि शहर कायद के बाद से बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हो चुके हैं। दीगर अगर हम आसाइशों की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है। पानी, गैस, बिजली, जो बुनियादी सहूलियात हैं ज़िंदगी में, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, वो भी शहर कायद के लोगों को जो है वो मैसर नहीं हो रही। मैं इस वक्त शाह फैसल पत्थर रोड पर मौजूद हूँ। 2 नंबर का ये इलाका लगता है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त जो है वो घरेलू ख़वातीन मौजूद हैं। इन्होंने ये बताया कि जो है वो गैस की टाइमिंग जो है वो मुकर्रर नहीं है। बताया ये गया था कि रात को 10 बजे अगर जाएगी तो वो सुबह 6 बजे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो देखने में नज़र नहीं आता। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कितने वक्त की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर? तो सुबह जाती है और रात को आती है, जैसे कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कोई टाइमिंग नहीं है। कभी पूरा दिन नहीं होती। तो आप ये बताइएगा फिर किस तरह से गुजारा कर रही हैं? कोई लकड़ियों का इंतज़ाम किया हुआ है या गैस सिलेंडर रखा हुआ है? अब देखें इतनी महंगाई में सिलेंडर, बंदा गैस के बिल भी भर रहा है, फिर सिलेंडर भी भरवाएगा तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो आप फिर क्या इस्तेमाल कर रही हैं? कभी लकड़ियों पे कर लेते हैं गुजारा, कभी गैस का वेट करते हैं पकाने का, या कभी होटल से मंगा लेते हैं खाना, मजबूरी में क्या करें। तो इन सब चीज़ों के अखराजात आपके पास इतने हैं कि गैस का बिल भी भरना, फिर सिलेंडर भी अरेंज करना? नहीं, बहुत मुश्किल होता है अरेंज करना, बहुत मुश्किल इसमें। और कभी बच्चे कोई फरमाइश कर दे तो? वो तो फिर जाहिर सी बात है, बच्चों की फरमाइशें अपने अखराजात देखते हुए उनके हिसाब से पूरी करेंगे ना। जब हमारे इतनी वो ही नहीं है वसाइल, तो हम कैसे बच्चों की कोई फरमाइश पूरी कर सकते हैं? ये बताएं। इस महंगाई में अपना ही पूरा कर लें, घर का ही पूरा कर लें। ये तो बच्चों की चाहिए ना कि गरीबों की तरफ देखें। ये देखें आप, सड़कें कैसी हो रही हैं, कोई भी किसी चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं देता है और ना कोई ख्याल रखता है किसी चीज़ का। सब अपने अपना ही सोचते हैं। जो भी हुकूमत पे आता है तो सब अपना ही सोचते हैं कि हम। आप ये बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पे जो गैस का मसला है वो कंप्लेन की किसी से? हाँ, कौन सुनेगा, कोई भी नहीं सुनता। किसके पास जाए? कोई नहीं इस पे देखता। मैं तो कम कराने भी गई थी तो उन्होंने किस्तें कर दी। अब क्या करें ये बताएं, कहाँ से भरें बिजली के बिल? जी बिल्कुल, यकीनन जो है वो वसाइल नहीं है यहाँ पर। इतने 40,000 का जो है वो गैस का बिल आ रहा है। ख़वातीन का ये कहना है कि घंटों गुजर जाते हैं, दिन हो रात हो, गैस के इंतज़ार में कि अब गैस आए तो कुछ बनाए। होटल वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पे गैस नहीं है तो फिर आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह होटल चला रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम जो है कोयले से होटल चला रहे हैं। गैस भी बहुत महंगा आ रहा है, कभी कभी आता भी नहीं है। दिन में सारा दिन 2 घंटे आता है, 3 घंटे आता है, फिर नहीं आता है। जो है बार बार शार्ट हो रहा है ना। इतना महंगाई है, महंगाई इसकी वजह से जो है कोयला शुरू किया। कोयला जो है अभी महंगा भी हो गया, गैस भी नहीं आ रहे। महंगाई की वजह से जो है हम लोग ने कोयला शुरू किया। तो आपका मेहरबानी होगा भाई, आप लोग थोड़ा या गैस को लो, या बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं है। हम लोग मजबूर है, आखिर क्या करें, किधर जावे, क्या कर सर आप बताइएगा कि आप ये तो होटल वाले थे, आप घर में किस तरह जो है वो गुजारा कर रहे हैं? गैस सिलेंडर है या फिर फ्रूट की पेटियां वगैरह लेके जाते हैं, उससे गुजारा करते हैं।
और हुकूमत को हमारी को बद्दुआएं देते हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं? जी जी, ये फ्रूट की एक पेटी नहीं छोड़ी है हमने, रोज़ाना फ्रूट की पेटियों पे गुजारा करते हैं। अभी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा गैस प्लीज़ दे दिया जाए, तो वरना आप ये बताएं कि लकड़ी जलाना तो जो है वो बंद घर में काफ़ी नुकसानदेह है। बस क्या करें, अभी गुजारा तो करना है ना। बीमार हैं, अभी खांसी है, बुखार है, इसी धुएँ की वजह से ही होता है। लकड़ियों पे भी कितने वक्त का खाना पकाते हैं? बस एक टाइम का पका, एक ही दफ़ा पका लेते हैं, फिर वो दोनों तीनों टाइम गुजारा करते हैं, क्या करें। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपने अपने घर में जो है वो क्या चीज़ रखी हुई है? गैस सिलेंडर रखा हुआ है या लकड़ियाँ रखी हुई हैं, या फिर गैस आपकी किसी वक्त आती है? गैस भी और लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, और अब 1:30 बजे चला जाएगा, 3:30 बजे जाएगा, फिर 11 बजे फिर बंद है, फिर सुबह 7 बजे आएगा। तो फिर सुबह बच्चे स्कूल में क्या नाश्ता करके जाते हैं? बच्चे भी है नहीं, बच्चे पंजाब में। तो फिर आप ये बताएं कि आप किस तरह यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं? कंटिन्यू बाहर होटल से नाश्ता करते हैं? पप्पो है इधर, पप्पो बना रही है। वो भी लकड़ियों पे बनाते हैं? जी बिल्कुल, यकीनन जी। आपने सुना कि जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं, तो वो भी जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू बाहर का नाश्ता शहरियों को करते हैं। काफ़ी होटल ज़्यादा वाले हैं मुश्किलात तो का सामना करना पड़ रहा है और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। बाहर से खाना ले आते हैं, कभी होटल से जाकर खाना खा लेते हैं। शहरियों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। शहर कायद के बासी शदीद परेशान है। अक्सर शाहिद अपडेट करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। गैस के बाद अब कुछ बात करें बिजली की, तो बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 13 घंटों तक पहुंच गया। लियारी के इलाका मकीन लोड शेडिंग के बायस बिलबिला उठे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में जो लोड शेडिंग का जिन है वो बेकाबू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 से 13 घंटे हो गए, चाहे पोश इलाके हो या पसमानदा इलाके हो। जो लोड शेडिंग है वो तवील घंटे की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग है वो नहीं की जा रही। सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग जारी है जहाँ पे जो है वो बिजली के वाजिबात अदा नहीं किए जाते। इस वक्त हम लियारी के इलाके में मौजूद है। हमारे से बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते और जानते। जी बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 8 बजे जाते हैं, 11:30 बजे आते हैं, वापस जाते हैं 5:30 बजे, वापस आते हैं 8:30 बजे। सारा दिन मतलब बिजली नहीं है ना। फिर वापस जाते हैं 10 बजे, वापस 11:30 बजे आते हैं। ये गैस, अभी गैस का मसला है। रजब के महीने से हम लोग के पास गैस नहीं है। रजब के महीने से कहाँ से हम लोग गरीब आदमी गुजारा करें। अच्छा ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक तो कहती है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पे बिल नहीं अदा करते। आप लोग बिल अदा करते हैं? हाँ, क्या छत में बैठेगा, बाहर में बैठेगा, अल्लाह का हवा भी नहीं है। बच्चा तकलीफ है, हमारा बेटे का काम भी नहीं है, क्या करे। गरीबियों को काम भी नहीं है, महंगाई बहुत है, बहुत लियारी में बहुत तकलीफ है। हम बहुत बिल्कुल तकलीफ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लियारी के इलाका मकीन मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि यहाँ पे जो है तवील घंटे की लोड शेडिंग जारी होती है। साथ ही साथ इनका ये कहना था कि जब बिजली नहीं होती तो मर्द हजरात तो फिर भी बाहर बैठ जाते, लेकिन ख़वातीन जो है वो घरों में महसूर होकर रह जाती हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि बिजली के बिल के वाजिबात अदा करने के बावजूद भी जो है वो लियारी के इलाका मकीनों को जो है बिजली की फराहमी नहीं की जा रही है। जी, कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली नामुमकिन होकर रह गई। कई बार हुकूमतों ने KCR के इफ्तिताह किए, मगर पुरानी पटरियां और स्टेशन अब गल सड़ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, कराची में KCR का हाल बिल्कुल वही हो चुका है जो कि कराची के पुराने इलाकों का हुआ है। कराची में कराची सर्कुलर रेलवे का अब बनना तकरीबन नामुमकिन होकर रह गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसी दौर में चलने वाला वो ट्रैक जो कि बहाल हुआ करता था। वज़ीर मेंशन का ये मुकाम है और वज़ीर मेंशन के मुकाम से मेरे राइट साइड पर जो ट्रैक है ये डबल ट्रैक था, यानी कि आने और जाने के लिए ये ट्रैक जो है वो यूज़ होता था। किसी दौर में यहाँ पर 90s में गाड़ियाँ जो हैं वो चला करती थी और बताया जाता है कि 1999 में जब इन गाड़ियों का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा इस ट्रैक के ऊपर जो है वो रेल नहीं चली। इसके बाद बहुत सारी हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में दावे किए गए कि KCR को बहाल किया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिर्फ शहर की सतह पर, शहरी सतह पर शुरू होती थी, उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। तो ये सूरत हाल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये दोबारा जो है कभी किसी दौर में बहाल होगा। मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ,
ये जब वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हुआ करते थे तो ये सामान यहाँ आया था और वज़ीर मैंशन पर बहुत बड़े तादाद में पैमाने पर ये सामान यहाँ उतारा गया था और लॉलीपॉप दिया गया था कराची वालों को कि इस सर्कुलर रेलवे को जो है दोबारा तामीर किया जाएगा। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि एक सर्कुलर रेलवे की एक ट्रेन को चला दिया गया जो कि अभी भी चल रही है, लेकिन उसका कोई ख़ास रेवेन्यू महकमा रेलवे को जो है वो नहीं मिला है। इसके पीछे महरकात क्या है ये बताने से तो महकमा रेलवे के अफसरान कासिर हैं, लेकिन यहाँ जो हज़ारों टन वज़नी लोहा मौजूद है जो कि रेलवे की प्रॉपर्टी कहलाती है वो इनसिक्योर है। उसकी बड़ी वजह ये है इस ट्रैक के ऊपर जा बजा हमने नशे के आदी अफराद को भी देखा है जो कि ये तमाम सामान जो हैं उसके साथ डेफिनेटली इस भारी पटरी को तो वो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो लगे हुए स्क्रू हैं वो उन्होंने नहीं रहने दिए हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि राइट साइड पर भी जो ट्रैक है उसके ऊपर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। जा बजा हमें एक ऐसी जगह भी नज़र आती है जहाँ के ऊपर कोशिश की गई कि लोहे को काटा जाए और अपने नशे के लिए जब इस्तेमाल किया जाए। तो ये महकमा रेलवे के मुँह के ऊपर तमाचा है कि वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, उनको मॉनिटर नहीं कर रहे, अपनी प्रॉपर्टी को कहीं पर किसी सही जगह पर सिक्योर नहीं कर रहे। अगर आपकी ये तमाम चीज़ें मौजूद हो तो डेफिनेटली यहाँ पर गार्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें नज़र नहीं आया और ये हर जगह यही सूरत हाल है। KCR के हवाले से अगर पूछा जाए कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में कराची में ये दोबारा बहाल होगा तो उसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बहरहाल ये हमारी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तानियों के पैसे से बनी हुई जो चीज़ है वो ज़ाया हो रही है जिसके ऊपर ना तो हुकूमत तवज्जो देने को तैयार है ना ही महकमा रेलवे के अफसरान। जी बहुत शुक्रिया दियानाज़। कोरंगी नंबर 6 का फैमिली पार्क सालों से ज़बोहाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के अंबार और ताफुन से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 UC 8 सेक्टर 51B के एक ज़बोहाली पार्क में, जो कि काफ़ी जो है बंजर यहाँ पर पार्क है ये, जिसमें जो है काफ़ी मिकदार में कचरा भी मौजूद है। इलाका मकीन जो है काफ़ी परेशान है इस पार्क की ये हालत देखते हुए, क्योंकि कई सालों से ये पार्क जो है इसी तरीके से जो है ज़बोहाली का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शहरी, हम उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कब से ये हालत ऐसी हुई है इसकी और ये कितनी जो है कब से ऐसा टूटा हुआ है? तकरीबन ये सर 10-12 साल से जो ना ये इसकी ये हालत है और जो ना यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये कुछ गाड़ियाँ आती भी हैं कचरा उठाने तो जो है ये 1-2 गाड़ी कचरा उठाया उसके बाद जो है ना चले आते हैं वो, और कोई जो ना देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद हैं जो है ख़वातीन, हम उनसे भी बात करते हैं जो यहीं की इलाका मकीन है, उनसे पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने साल से इस पार्क की ऐसी हालत है? ये तो 20-25 साल हो गए। पहले तो यहाँ शादियाँ भी आती थी आराम से, बंदा इतना इस काबिल नहीं है जो बड़े बड़े हालों में करें। तो ये कंप्लेन वगैरह नहीं कि कचरा साफ़ हो यहाँ पे या पार्क बने? भाई कितनी दफ़ा पहले भी मीडिया आई है यहाँ पर देख के गई है, और अब तो ऐसा उठाते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं फिर बाकी यहीं छोड़ जाते हैं। इस कदर मच्छर है, इस कदर चूहे पैदा हो गए हैं कि वो हमारे घरों के अंदर हर चीज़ को बर्बाद करा हुआ है। तो ये है कि आपसे गुजारिश है कि ये यहाँ पर आने की सफाई करें। ये देखिए हमारे साथ ये खातून मौजूद थी, इनका ये कहना है कि 20 से 25 साल पहले जो है ये पार्क जो है अपनी सही शक्ल में था, लेकिन जो है इसको पूरा जो है यहाँ पर इस पार्क को जो है पूरा इस खस्ता हाल कर दिया गया है। यहाँ पर ग्रास भी नज़र आ रही है हमें, लेकिन जो यहाँ पर झूले भी थे, बच्चे जो है यहाँ पर आकर खेला करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पर ऐसी हालत है कि यहाँ पर कोई आना भी गवारा नहीं करता क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी है। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है इस बात का नोटिस दो, फौरी तौर पर इस पार्क की मुरम्मत कराए। जी। बल्दिया उस्मा कराची की सौदाकार सजन यूनियन ने कौमी इलेक्शन से कबल मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुअत्तली का बड़ा मुतालबा किया। सजन यूनियन के सदर सईद जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से बाहर रहने वाली जमातें भी बल्दियाती नुमाइंदों की मुअत्तली के हक़ में हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, KMC की सौदाकार यूनियन की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आ गया है केयर टेकर गवर्नमेंट से, और मुतालबा किया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर मुंतखब बल्दियाती सरबराहान को कौमी इलेक्शन के शेड्यूल से कबल मुअत्तल करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए जाएं। इस मुतालबे की क्यों ज़रूरत पड़ी ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सजन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार शाह साहब, इतना बड़ा आप मुतालबा कर रहे हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, मुंतखब नुमाइंदे आए हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि ये आपने अहम इवेंट है जिस पर ये बात की है। असल मामला यहाँ पर यह है कि अभी भी ट्रांजैक्शन पीरियड जारी है और ट्रांजैक्शन पीरियड के दौरान
जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है ना काम हो रहा है, अभी भी टाउन की सतह पे नहीं हुआ। जब डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काम हो रहा है और सारे मामलात भी डिस्ट्रिक्ट की सतह पे देखे जा रहे हैं, तो वैसे भी यज़ू मुअत्तल हैं इस वक्त। हम ये समझते हैं कि अगर बल्दियाती जो सरबराहान हैं उनका ख़ुद का मुतालबा होना चाहिए कि हमें उस वक्त तक मुअत्तल रखा जाए जब तक कि हमें मुकम्मल मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात नहीं मिल जाते। लिहाजा इस शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन अगर कराने हैं, बल्कि हल्का बंदियाँ भी अगर गैर जानिबदार करानी है, तो उसके लिए जो है ना अवामी नुमाइंदों को मुअत्तल करना अज़ हद ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ आप मुअत्तली का ही मुतालबा कर रहे हैं या फिर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि आम इंतखाबात हों, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों के साथ दोबारा किए जाएं, या इनको ही बहाल किया जाए? बात ये समझते हैं कि अगर तमाम जमातों के अंदर जो है ना अगर मुकम्मल तौर पर ये यकजहती और उससे अगर अफाम व तफहीम से मामला है तो नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन उस सिलसिले में हम ये कहेंगे क्योंकि हमारे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल जो है इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकती, ना ही इस बजट की हो सकती है। अगर किसी जमात को यह एतराज़ या जमातों को एतराज़ है तो अपने पैसों से इलेक्शन जो है ना कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे देते हैं तो फिर इलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, मुतालबा ये किया जा रहा है कि कौमी इलेक्शन से कबल जो सियासी बुनियाद पर मुंतखब नुमाइंदे आए हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी मुअत्तली के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियाती इदारों में तैनात किए जाएँ ताकि आने वाले आम इंतखाबात को शफाफ रखा जा सके। जी, ताज़ा बरादरी कल महंगाई के खिलाफ रीगल चौक पर एहतजाज करेगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स रिजवान इरफान ने मुल्कगीर हड़ताल की धमकी भी दी है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, महंगाई के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमें मुत्तहद हो चुकी हैं। हमने देखा कि बोल्टन मार्केट के मकाम पर एहतजाज किया गया और अब 23 अगस्त को सदर रीगल चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान, उनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि एहतजाजी तहरीक कब तक जारी रहेगी और क्या हिकमत अमली होगी आइंदा की? देखिए, एक रोज़गार बचाओ तहरीक जो है शुरू हो गई थी बोल्टन मार्केट से। वो पहला उसका फेज़ था जब हमने पहली मार्केट में पूरे कराची के तमाम लोग इसमें शामिल हुए कामताजी। अब ये दूसरा फेज़ है जब हम जो है अपने मार्केटों में सदर में रीगल चौक में बुध को बरोज़ 23 अगस्त को दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान ये एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि हम लोगों का कारोबार हमें अपना बचाया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में, इस पेट्रोल की महंगाई में, इस बिजली की महंगाई में, इस गैस की महंगाई में अब हम कारोबार नहीं कर सकते। हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत जो है आवाम को नुकसान दे रही है। ये तमाम हमारी आवाज़ नहीं है, तमाम मुल्क के आवाम की आवाज़ है। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसकी आवाज़ है। तो ये आवाज़ जो है इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा एहतजाज जो है वो कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जो है हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए एक बड़ा एहतजाज के अलावा ये हो सकता है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है हड़ताल करें और मार्केटें बंद कर दें। बिल्कुल, देखें, ताजरों का यही कहना है कि अगर मुतालबात जो बुनियादी मुतालबात रखे गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और बिजली और गैस के जो टैरिफ में हालिया इजाफा किया गया उसको वापस लाएंगे। अगर इन चीज़ों को वापस नहीं लिया जाए तो ताजरों का एक कहना है कि शहर भर में एहतजाज का दायरा कर वसी किया जाएगा और उसको फिर हड़ताल का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जी, नाज़रीन, खसरा की वबा पर काबू पाने के लिए महकमे सेहत के पेश के इकदाम। शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 51,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन भी लगाई गई है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से इस वक्त मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर खसरा की जो वबा है वो बड़ी हद तक कंट्रोल के अंदर है। लेकिन जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की कैंपेन चलाई जाती है कि उससे ना सिर्फ जो वालिदैन हैं उनके अंदर आगाही पैदा हो, बल्कि जो बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे हैं वो इस मर्ज़ से महफूज रह सकें। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर हीरा हैं। इनसे मालूम करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कितने बच्चों को जो है वो तादाद कितने बच्चों की है जो 6 माह से लेकर के 5 साल तक के हैं और कितने बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन किया गया? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर वैसे तो 51 यूसीज़ हैं, मगर ये कैंपेन जो है 7 यूनियन काउंसिल्स के अंदर की गई, जिसके अंदर हमारा टारगेट तकरीबन 48,154 बच्चों का था, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों बच्चे 9 माह से 5 साल के बच्चे हमारा हदफ थे। और इस हदफ के अंदर हमने जो हासिल किया है वो है 37,361 लोग, जो कि 6 दिन के अंदर हमने किया है। अभी 1 दिन का रिज़ल्ट आना बाकी है, जो कि हमें 93% के ऊपर ले आता है, जिसके अंदर ज़्यादा जो तादाद थी वो फ़ीमेल चाइल्ड की थी, जो तकरीबन 19,000 के करीब है, और उसके बाद 18,000 कुछ 100 के तकरीबन करीब जो है वो मेल चाइल्ड्स हमने वैक्सीनेट किए।
अच्छा डॉक्टर साहब, रिस्पांस कैसा है वालिदैन का, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि इसके अंदर यूनियन चेयरमैन ने भी, यूसी चेयरमैन ने भी हमारे साथ, वाइस चेयरमैन ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया फील्ड के अंदर। WHO का स्टाफ था जिन्होंने कोऑपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बहुत अच्छी थी, फिर DHO का स्टाफ बहुत फील्ड के ऊपर था, वैक्सीनेटर्स ने, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, जिसकी वजह से अच्छा रिस्पांस रहा। बिल्कुल जी, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तब्दीली के बाद खसरा की जो है वो पहली कैंपेन थी। ताहम डॉक्टर हिरा का कहना है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। इस एतबार से भी अगर देखा जाए तो जो कैंपेन थी खसरा की वो बड़ी हद तक कामयाब रही। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि जो दीगर कैंपेन होंगी, चाहे पोलियो कैंपेन हो या इस तरह की दीगर कैंपेन हो, वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से कामयाब होती रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी। सिंध हाईकोर्ट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अशिया को ज़ायद कीमतों पर फ़रोग़ करने के खिलाफ ख़ुसूसी अदालत बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत से अब तक अदालतें न बनाने पर वजाहत भी तलब की है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमतों पर अशिया की फ़रोख्त का मामला है। तारिक मंसूर एडवोकेट हैं जिनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई और आज इस केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इरफान सादत ख़ान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत ख़ान ने तारिक मंसूर एडवोकेट से इस्तफसार किया कि आपका केस क्या है, जिस पर तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमतों पर अशिया की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ एक कानून बनाया गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उस कानून के तहत खसूसी अदालतें बनाई जानी हैं और उनमें खसूसी जजेस को मुकर्रर किया जाना है ताकि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और ज़ायद अशिया पर कीमतें फ़रोग़ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जा सके। लेकिन अब तक सिंध हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ नहीं कर रही। इस मौका पर सरकारी वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि आप सबके जवाबात आ चुके हैं, तो अब तक सिंध हुकूमत इस मामले के अंदर अपने दलाइल क्यों नहीं दे रही, जिस पर सरकारी वकील ने एक मरतबा फिर मोहलत तलब की और ये कहा कि अगली समाअत के ऊपर वो जवाब जमा करा देंगे, जिस पर अदालत ने अब इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और सिंध हुकूमत के वकील को कहा है कि वो अगली समाअत पर तैयारी के साथ अदालत में पेश हों ताकि अदालत इस मामले को सुन सके। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के मशहूर मुसव्विर और अदाकार अकबर खान गुज़श्ता शब खालिक़े हकीकी से जा मिले। मरहूम के नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मारूफ मुसव्विर और अदाकार अकबर खान आरिज़े क़ल्ब में मुब्तला और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न समेत कई कामयाब ड्रामों में किरदार अदा किए और मुसव्वरी में भी खूब नाम कमाया। मरहूम अकबर खान की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 की मस्जिद अक्सा में बाद नमाज असर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन नॉर्थ कराची के ही कब्रिस्तान में होगी। जायदाद के लेन देन पर FBR से 7E फॉर्म के NOC की इजाज़त की शर्त ने प्रॉपर्टी कारोबार को ठप करके रख दिया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाए तो हर सेक्टर परेशानी का शिकार है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या ऑटो सेक्टर की बात करें, यहाँ पे अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। एक 7E का चैप्टर आया जिसके बाद कहा गया है सेल परचेज़ की जो इजाज़त है FBR से लेनी होगी। इसके कितने असरात हुए हैं यहाँ हम जानते हैं। क्लिफ्टन डिफेंस एजेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट शफी जकवानी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानते हैं क्या देख रहे हैं, कारोबार की क्या सूरत है। हम ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली जब से 7E वाला मामला है तो ट्रांजेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और आप खुद जाके देख सकते हैं कि किसी भी टाउन के रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट एडजन करना शुरू कर दिए हैं। DHA की हम बात करें तो वो डॉक्यूमेंट का केस सबमिट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप पहले 7E का फॉर्म लाएं। इसके लिए हमारी काफ़ी दिनों से बात चल रही है। इस्लामाबाद में FBR कमेटी से भी मीटिंग्स हुई, हमारी एसोसिएशन के सदर साहब गए भी, उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हम इसका एक पोर्टल बनाएंगे, उससे आपको फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आज तक वो पोर्टल नहीं बना। परसों भी एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा इस हफ्ते में हम पोर्टल बनाते हैं। और FBR की जो टैक्स की ये जो आपको NOC लेने की बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी डिफरेंट हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर केस पे उन्होंने केस चला तो उसमें उन्होंने उनको एक रिलीफ दिया हुआ है कि आप 0.5% जमा करा के ट्रांजेक्शन करवा लें। तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक कानून भी नहीं रहा। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ठीक है, इसको फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग पंजाब हम सस्पेंड करते हैं। इसके अलावा सिंध, KPK और इस्लामाबाद में हमें ये चीज़ फॉलो करनी है और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जहां आपको टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना है वहाँ आप मराद भले ना दें, लेकिन एक आसानियाँ पैदा करें और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना करें। शफी साहब, अगर हम देखें नया माली साल हो गया, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त भी अब ख़त्म होने जा रहा है, तो अगर हम 1.5 महीने में देखा जाए और क्लिफ्टन डिफेंस की जो ट्रांजेक्शन मोड है जो प्रॉपर्टी की, तो कितनी हुई होगी? अगर अब क्या रिकॉर्ड कमी हो गई होगी? सर रिकॉर्ड कमी हो गई होगी। ऑलरेडी ट्रांजैक्शन बहुत कम थी। अगर मैं कहूँ कि पहले अगर 100 ट्रांजैक्शन होती थी तो ऑलरेडी इन तमाम हालात में वो 10 से 12 पे आ गई थी और आज इस 7E के बाद मेरे ख्याल से वो ज़ीरो है। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हो सकती है जो मैंने आपको पहले बताया कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो इन्होंने एक एग्जम्पशन दिया हुआ, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन इस वक्त
हो ही नहीं पा रही। इसमें एक मसला ये आता है कि जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डन हो गई थी उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही और नई ट्रांजैक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे तमाम सेक्टर के साथ रियल एस्टेट सेक्टर का जो कारोबार बिल्कुल बैठ गया। जो सूरत हाल ये है, और यहाँ अपील भी की है कि निगरान सेटअप जी आके इस मसले को देखे, क्योंकि अगर रियल सेक्टर नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा जो हदफ है वो करना पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। महकमे कॉलेज एजुकेशन के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का 10वां रोज़ है। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन अहमद बख्श नरेजो की हिदायत पर टीचर्स की ट्रेनिंग का अमल कामयाबी से जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। बिल्कुल, देखें सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन जनाब अहमद बख्श नरेजो की हिदायत पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाबी से जारी है और आज गालिबन 10वां रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ अनवान में की मुनासिबत से यहाँ पर जो है ट्रेनिंग का जो अमल है वो जारी वो सारी है। इस वक्त मेरे साथ जो है प्रोफेसर सफदर अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात भी कराते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज के अनवान के हवाले से मुझे बताइएगा, आज गालिबन 10वां रोज़ है, क्या टॉपिक है आज का? ट्रेनिंग अपने तकमीली मराहिल में है। आज हम जो है कॉलेज मैनेजमेंट कमेटीज़ और दीगर जो टेक्निकल मामलात हैं उन पर और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर सेशन कर रहे हैं। कल हमने 2 इम्पॉर्टेंट सेशन किए। हमने एकेडमिक इंटेग्रिटी पर हमारी प्रोफेसर मैडम युसरा ने साहिबा ने इसमें हमारा साथ दिया और क्रिटिकल थिंकिंग पर हुआ। आज प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर हम करेंगे सेशन नेक्स्ट, जो हमारी प्रोफेसर तबस्सुम कौसर साहिबा करेंगी। और अब जो है हम अपने फ़िलासफ़िकल चीज़ से निकलकर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आ रहे हैं। हमने लेसन प्लानिंग बता दी है, लेकिन मैनेजमेंट की साइड पर एक लेक्चरर को जो प्रोसीजर्स मालूम होने चाहिए, कल का सेशन और आज के सेशंस उस पर हैं कि मुख्तलिफ जो कॉलेज कमेटीज़ होती हैं उनमें किस तरह से फंक्शन किया जाता है, उसमें किस तरह से एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, कमेटीज़ किस तरह बननी चाहिए। और कल का जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन है उसमें ACR किस तरह बनती है, हमारे थ्रू प्रॉपर चैनल किस तरह से प्रोसीजर फॉलो होते हैं, NOCs किस तरह ली जाती हैं, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जो एक लेक्चरर को जिनका सामना होता है। तो अभी तक हमने जितने सेशंस रन किए हैं उसमें हमने इनको एकेडमिक साइड पर जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश की है और इन आखिरी 2 दिनों में हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी इनको जो है अवेयर करेंगे, ताकि ये अवेयर करेंगे। यकीनन तमाम तर बुनियादी कह सकते हैं कि ये वो जुज़ है जो कि एक लेक्चरार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज ग़ालिबन 10वां रोज़ है, कामयाबी के साथ जारी है। मुख्तलिफ अनवान पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी पेश की जा रही है, ट्रेनिंग का अमल भी जारी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि 24 अगस्त आखिरी दिन होगा टीचर्स ट्रेनिंग का, जिसमें पहला बैच जो है वो पास आउट हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद। नाज़रीन, कराची चिड़ियाघर में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 मोर और एक हिरण के बच्चे की वलादत हो गई है। चिड़ियाघर में जहां जानवर उम्र रसीदा हो रहे हैं, वहीं नए जानवरों की पैदाइश से इंतजामिया खुश दिखाई दी। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। देखिए जी, कराची के चिड़ियाघर में वैसे तो आपको बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब जो है कराची के चिड़ियाघर में नए दोस्तों का जो है वो इजाफा हुआ है। एक हिरन और 2 मोर की विलादत जो है वो इस वक्त हुई है। बहुत ही ज़्यादा खुशी का ये मौका है चिड़ियाघर इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि जहाँ पर लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ कर रहे थे, वहाँ पर एक ये खुशी की खबर जो है किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर ज़ू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज़ साहब। इकबाल साहब, बड़ा अच्छा मौका है आज। यहाँ बिल्कुल बहुत खुशी का मौका है। हरन के बच्चे की वलादत हुई है और 2 मोर के बच्चे हैं, उनकी वलादत हुई है। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़ू की परफॉर्मेंस और ये तमाम चीज़ों पे ख़ास जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इन्जॉय करें ज़ू में। जी बिल्कुल। डॉक्टर आमिर भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जब विलादत हुई तो लाजमी सी बात है आप पिंजरे में गए होंगे, चेक किया होगा, बच्चे सेहतमंद हैं? बिल्कुल सेहतमंद, आपके सामने भागते दौड़ते नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल सेहतमंद फिट है माशाल्लाह से। हिरन के टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर इस चिड़ियाघर के? इस सीज़न में हमारे पास सारे बच्चे जो हुए हैं उनकी बताऊँ। फैलो डियर के हमारे पास बर्थ हुई है, इसी तरह ब्लैक बक की बर्थ हुई है और स्पॉटेड डियर में बर्थ हुई है सीज़न में वहाँ पर। और ये बिल्कुल लेटेस्ट बर्थ आपके पीछे जो मौजूद है ब्लैक बक की। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है और लोग जो है यहाँ पर जोक द जॉक आ रहे हैं। न सिर्फ हिरन के बच्चे को देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है सेल्फीज़ भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।